इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा हिंदी सेशन का 895वां सेशन है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे वो हैं डॉक्टर हेमा मिस्त्री। वो अभी जॉइन नहीं कर पा रही हैं, कुछ पर्सनल मतलब कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो आज टॉपिक ले रही थी, वो मैं उनका एक इंट्रो दे देती हूँ। पहले वो एमडी होम्योपैथी हैं, एमएल धवले इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, और एज अ सीनियर काम कर चुकी हैं, क्लिनिकल असिस्टेंट इन रिसर्च एंड विद डॉक्टर के की टुरेल इन बॉम्बे हॉस्पिटल। और उन्होंने नैश होम्यो डॉक्टर बतराज में भी काम किया है, येरला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। और अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रही हैं एज फ्रीलांसर इन स्किन कॉस्मेटोलॉजी एंड होम्योपैथी। तो जो उनका टॉपिक था आज, वो है टॉपिक मतलब केस टेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस में। तो उसके ऊपर उनका सेशन था। तो लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अपने सहानी सर केस टेकिंग के ऊपर हमारे को अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो सहानी सर प्लीज। धन्यवाद शक्कर जी। ये थोड़ा सा अपने घर से बाहर हैं, अभी बातचीत हुई है, समय लगेगा। तो मैं केस टेकिंग से संबंधित ही एक पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ, तब तक उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो हम लोग केस टेकिंग पहले भी कई एक लेक्चर हो चुके हैं, और मैं भी इस लेक्चर पर दिया हूँ। आज आइए हम लोग केस टेकिंग का जो प्रारंभिक है, सबसे पहला चरण है, वो है इंट्रोडक्शंस। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंटरेक्शन इज द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। जो एक बार इम्प्रेशन बनता है, वह आखिरी इम्प्रेशन होता है। तो केस टेकिंग के दौरान हम लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पेशेंट से कैसे व्यवहार करनी चाहिए, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले बात तो ये होता है कि टू डिस्कवर योर सेल्फ, द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। और हर एक उस मोमेंट के लिए, क्षण के लिए, और किस विषय पर आप करने जा रहे हैं, किस विषय पर आपकी चर्चा होगी, उसका आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए क्या, कि जब रोगी हम लोग के सामने में बैठा हुआ है, तो उसे उसको उसके सारे दिमाग को कंट्रोल करके वहां पर प्रेजेंट सिचुएशंस में लाने का कोशिश कीजिए। फिर उसको अपने विषय में बोलिए कि आप अपना कष्ट को धीरे धीरे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और उसके बाद में बताते जाइए। क्योंकि अगर उसके आप उसको थोड़ा सा दिमाग को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको ये नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो वह समझने में दिक्कत होता है। क्योंकि उनका माइंड तो पहले ही से डिस्ट्रेस रहता है, तो उस डिस्ट्रेस से निकलने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट काम होता है, वह कंडक्ट अनसर्टेन एंड इन सक्सेस टेक्स लीडिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्डर। कहते हैं कि सबसे बड़ा है कि शुरुआत कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इस शुरुआत करने के क्षमता बढ़ाने के लिए आपको डॉक्टर को चाहिए कि उसके अंदर में एक उसके अंदर में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और पेशेंट के बातों से चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है। और कहते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को निकालना है। ये छोटा मोटा तो काम नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल एक लक्षण से नहीं ले रहे हैं, सारे लक्षणों का लेते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन ने 104 एफॉर्ड में कहा है कि वंस द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो डिटरमिन हो जाता है आपका केस को डिस्टिंग्विश करने का, कहते हैं कि यानी कि उसका इमेज जब आपको पता चल जाता है, रोग का इमेज, बीमार में रोगी की अवस्था क्या है, खास करके क्रोनिक डिजीज में, तो हमारा मेडिकल आर्ट ऑफ प्रैक्टिशनर, तो टोटल डिजीज जो है तो हम लोगों के सामने में होता है। और इसको देख करके हम उसके कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स को पहचान पाएंगे, और हम लोग उसके लिए दवा की व्यवस्था कर पाएंगे। अब आइए, सबसे पहले तो पेशेंट आपके क्लिनिक में इंटर करता है, तो कहते हैं कि यू आर एंटरिंग इनटू द मिशन फील्ड, एरिया में आ रहा है। और जब आप इंट्रोड्यूस क्लिनिक में जा रहे हो, तो सबसे आपका क्या दृष्टिकोण होता है। पेशेंट तो अनजान होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती है,
तो आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि आप उसके कैसे वह इंटर कर रहा है, आपको कैसे वह क्लिनिक में प्रवेश कर रहा है, कैसे वह उसका आ रहा है, या तो परमिशन लेके आ रहा है, दरवाजा को नॉक करके आ रहा है, या बेधड़क आ रहा है, या एक डरे हुए भाव से आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि उसके पर्सनैलिटी का आपको यहीं से शुरुआत होता है। तो जैसे ही हम लोग रोगी को देखते हैं, उसी समय से हम लोगों का केस टेकिंग शुरू हो जाता है। उसका कैसे आ रहा है, उसका हाव भाव क्या है, और जैसे वह इंटर कर रहा है, कैसे इंटर कर रहा है। फिर उसके बाद में जब आपके पास में इंटर कर जाता है, तो आपके पास में वह अपने आप कुर्सी खींच के बैठ जाता है, आपके बोलने का इंतजार करता है, या बोलने के पश्चात भी नहीं बैठता है। तो इन सारी बातों को आपको नोट करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, वे ही इंटर्स और क्लिनिक में कैसे प्रवेश किया, किसी के सपोर्ट से इंटर कर रहा है, या अपने आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, उसका चलने का ढाल देखिए, अपने आप को वो पैर को घिसीट के चल रहा है कि ये सारे चीज को देखना चाहिए। उसके उसके बाद में उसका फेशियल एक्सप्रेशंस को भी आपको देखना चाहिए, जहाँ की वह फियरफुल है, घबराया हुआ है, या स्माइलिंग है, या काफी खुश खुश है, और वीपिंग या डिस्प्रेट है। उसके बाद में जब आने लगता है तो वो कैसे आपको विश करता है, वो एक स्माइल के साथ विश करता है, आपको इंडिफरेंटली करता है, या विश ही नहीं करता है, साइलेंट रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। क्योंकि ये सारी बातें जो है सो फेशियल एक्सप्रेशंस आप देख रहे हैं, तो उसका फर्स्ट एंट्रेंस पे उसके आवाज को सुन रहे हैं, उसके बातों को सुन रहे हैं, तो उसका उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। तो ये सारे आपको जो रूब्रिक्स का कन्वर्ट करके आप उसके आधार पर दवा का चुनाव कर सकते हैं। और इसके बॉडी लैंग्वेज को भी आपको देखना चाहिए, है ना, कैसे है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के केस टेकिंग में। कहते हैं कि जितना मुंह से नहीं बोलता है, उससे ज्यादा तो शरीर बोलता है। वह झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या उसके बोलने में कोई घबराहट है, या कैसा है, वो सारे उसके बॉडी लैंग्वेज से है। अगर देखिएगा कि वह गलत बोल रहा है, तो आपसे आंख नहीं मिलाएगा, वह आपसे छिपने का कोशिश करेगा, बचने का कोशिश करेगा। फिर अगर वह बहुत ही कॉन्फिडेंट है, तो बड़ा बोल्डली बोलेगा। ये सारी बातों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब आपको इनिशिएट करना है, कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले कि उसको देख करके आप एक स्माइल दीजिए, आप भी, है ना, आपको भी चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए आपको, और उसका उत्साह पैदा करना चाहिए। क्योंकि आप अगर शाई हो गए तो पेशेंट भी शाई हो जाएगा। इसीलिए पेशेंट के साथ में आपको है। अब उसके साथ में उसको कम्प्लीमेंट भी करने की जरूरत है। बच्चे बच्चे आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि हेलो, कैसे हो बच्चे, कैसे हो। या बड़े आए तो, बुजुर्ग लोग आए तो हम उनको प्रणाम भी करते हैं। हमारे समकक्ष आते हैं तो उसका नमस्ते करते हैं। तो प्रणाम से लेकर के, ये आपका अगर हाथ जोड़ देते हैं, इस तरह से हाथ जोड़ देते हैं, यह आपका वीकनेस नहीं होगा, बल्कि आपका हम ह्यूमिलिटी होगा, आपका हम्बलनेस होगा। तो इसको है, लेकिन कुछ न कुछ तो कुछ न कुछ तो उसके हाथ को आपको करना होगा शुरुआत करने के लिए। कभी कभी पेशेंट अपने आप बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हमेशा अपने आप बोलना नहीं शुरू करता है। वह आपकी बातों का वह इंतजार करता है, और उसके बाद बोलने का शुरू करता है। अगर अपने आप बोलना शुरू कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं बोलना शुरू किया तो पहले आपको उसको बोलने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसके सारे जो साथ में आए हैं, उनको जानने का कोशिश कीजिए। उनसे उनसे भी परिचय कीजिए। यानी कि कहते हैं कि जो होता है ना, हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शंस करते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं। अगर उसके साथ में कोई आया है तो ये आपके कौन है, इसका आपके साथ में क्या संबंध है, उनकी पत्नी आई हैं तो उनके साथ में कहाँ बैठी हैं, पत्नी आई है बगल में बैठी हैं या दूर बैठी हैं, भाई आया है नजदीक बैठा है या दूर बैठा है, उसके पिताजी आए हैं तो पिताजी के साथ में उसका कैसा व्यवहार है, वो आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे हम लोग के क्लिनिक में जब प्रवेश करते हैं, तो वह हम लोग के पास में, मैं तो एक बच्चे को देखा, काफी एक्सट्रोवर्ट था, वो सीधे मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया। कुछ बच्चे अपने माँ के आंचल के पीछे छिपने का कोशिश करते हैं, डरते हैं।
तो ये सारे चीज को आपको डिटेल्स को नोट करने का जरूरत है। उसके बाद में उसका जो मूड को आपको देखना पड़ेगा, है ना। मूड कैसा है वहां पर। मूड अगर उसका कष्ट में है, दर्द दर्द से भरा हुआ है, तो मूड डेफिनेटली वो डिस्ट्रेस्ड होगा, डरा हुआ भी, काफी अच्छा से बात नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर वो दर्द में नहीं है, डिप्रेशन में है, तो उस समय भी अच्छा से नहीं होगा। तो एक चीज को मानना पड़ेगा कि जैसा मूड है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक टेम्पो बात करना शुरू करते हैं, और इसको बात करने के लिए ये आवश्यक होता है कि आप जो है सो उसके साथ में आपका व्यवहार ही है, क्योंकि आप जो है सो हाई लेवल पर हैं, ऊपर स्तर पर हैं, और दूसरे लोग जो है सो वह नीचे लेवल पर है। तो दोनों का जो मेल है वह आपके लिए बहुत ही इक्वलिटी पर लाने का जरूरत होता है। तभी जा करके कहते हैं ना कि जब दो तार मिलता है तभी जा करके वहां पर कुछ निकलता है ना। और इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं रैपट स्थापित करना, यानी कि एक सामंजस्य स्थापित कर लेना। और यह सामंजस्य को स्थापित करके हम लोग आगे चल सकते हैं। फिर वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज बहुत है। मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ आपको पेशेंट के साथ में उसके व्यवहार से, उसके बात करने से। बैठा है तो कैसे बात कर रहा है, तो वह उसकी आदत को देखने का कोशिश करता है, क्योंकि कहते हैं कि जो मुंह से छिपाना चाहता है वह चेहरे से दिखलाई पड़ जाता है। ये अगर आज देखने का कैपेसिटी हो जाए। हाँ, कभी कभी हमेशा ये सही नहीं होता है, जो देखते हैं सामने में आता है हमेशा हमेशा वो सही नहीं होता, कभी कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन गलत को तो आप वेरीफाई कर ही सकते हैं। लेकिन ये आपको बॉडी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट है। अब आपको डॉक्टर को एक पेशेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, और पेशेंट हिस्ट्री को कैसे बोलता है ना। आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप रोगी से क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि रोगी आपका साथ में धड़ल्ले से बोले, आपको वह धीरे धीरे बोले। ये ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपके एक्सपेक्टेशंस से नहीं होता है। आपको उसके एक्सपेक्टेशंस को, उसके हाव भाव को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अब आप जब केस टेकिंग का शुरुआत कर देते हैं, तो सबसे पहले आता है कि आप केस रिपोर्ट तैयार करते हैं केस टेकिंग का। तो फॉर्मेट एक कागज लेते हैं, तो सादा कागज पर लेना या एक प्रिंटेड फॉर्मेट पर लेना। मैं तो समझता हूं कि सबसे उत्तम होता है सादा कागज पर लेना, क्योंकि फॉर्मेटेड जो होता है तो आपके आपके क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर देता है, जिससे कि पेशेंट के साथ में वह मैच नहीं करता है। लेकिन सादा कागज पर आप हिस्ट्री स्टेटिंग करेंगे तो वह पेशेंट का जैसे जैसे भाव उभर करके आता रहेगा, वैसे वैसे हम लोग उसको देखते जाएंगे, और वैसे वैसे उसको नोट करते जाएंगे। फिर बाद में उसको कोऑर्डिनेट करके एक कंपाइल कर सकते हैं। तो सब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जब वो आ गया तो उसका हम लोग डेट लेना। डेट लेना क्यों जरूरी है। डेट इसलिए स्टार्टिंग का जरूरत है कि रोगी का जो फ्यूचर इवैल्यूएशन है, आज रोगी आया, अगर 1 महीने के बाद में आया तो क्या आपको याद रहेगा। आप इतने सारे रोगी देख रहे हैं, नहीं है। तो ये डिवाइडर लाइन का काम करता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लेंथ ऑफ डिजीज का। कितने दिन से वह इलाज करा रहा है, कितने बार आ रहा है। तो हर एक जगह पर सबसे पहले तो आप डेट लिखना कभी भी मत भूलिए, सबसे एसेंशियल फैक्टर है। और मैं इस पर ज्यादा जोर देता हूँ। उसके नाम पूछना चाहिए। नाम पूछने के लिए क्या करते हैं, हम लोग के कितने नाम होते हैं। एक तो घरेलू नाम होता है जिसको कि निक नेम कहते हैं। एक फैमिली नाम, जैसे कि मुझे साहनी कहते हैं। फिर मेरा प्राइमरी नेम मृदुल कुमार है, तो मृदुल कुमार साहनी है। मेरा घर का नाम है मुन्ना, है ना। फिर क्या मैंने कभी नाम को परिवर्तन किया। ऐसा भी होता है, कुछ लोग एक नाम को बदल करके फिर बाद लेते हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे पीछे में कुछ एक सफिक्स लगाते हैं, जैसे अमित कुमार अकेला। अकेला का मतलब अकेला नहीं है, लेकिन अपने को वो अकेला है। मैं फलना आदमी प्यासा, वो प्यासा है कि नहीं है, लेकिन वो प्यासा लिख रहा है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या करना चाहता है।
इससे क्या होता है कि पेशेंट का, रोगी के भाव को आप नोट कर सकते हैं, रोगी के भाव को नोट करते हैं। इसके एक चीज और होता है कि नाम जो है तो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, क्या नाम उसने अपने रखा या नाम उसके पिताजी ने रखा, फैमिली मेंबर्स ने रखा। अगर फैमिली मेंबर्स में रखा तो उसका उद्देश्य क्या था। कुछ लोग हैं जो कि आपको जन्म पत्री को देख करके नाम रखते हैं, है ना, और उसके हिसाब से चाहते हैं कि मेरे लड़के का, मेरे बच्चे का ये एज जो है सो उसके उसके जीवन के हिसाब से हो। कुछ लोग की उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, तो उसी हिसाब से नाम लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, यानी कि काम का नाम जो होता है तो एक पेरेंट्स का उम्मीद होता है। नाम जो है तो पेशेंट के पेरेंट का उम्मीद होता है। अब नाम रखा गया राम, कर रहा है वह काम करना रावण का। तो अब यहाँ पर कौन पिताजी ने जो नाम रखा था राम, आज वह काम कर रहा है रावण का। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन से हुआ, पिताजी के उम्मीद से वह बाहर निकल रहा है। ये आपको एक अच्छा गाइडलाइंस देता है। मैं इस पर कभी कभी गहन चिंतन भी करता हूँ, यह क्या नाम जो है सो उसके जीवन से मैच कर रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेम, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गार्जियन एंड पेरेंट, और पर्सनैलिटी मैचिंग से भी करता है। तो इसमें आपको पर्सनैलिटी एस्पेक्ट का आइडिया देता है कि बहुत ओबीडियंट हो सकता है, कंप्लाइंग हो सकता है, पेरेंट्स के विश के हिसाब से चल रहा है। अब वह विद्रोही हो गया तो नाम बदल लिया अपना, है ना, और अपने नाम में सफिक्स लगा लिया। तो ये आपको हो सकता है, पता चल सकता है। अब निक नेम और इसलिए देते हैं कि आपको उसको प्यार से लोग नाम कहते हैं। किसी को कहते हैं, लोग अलग अलग नाम देते हैं। पिट्टू कहते हैं, पिंटू कहते हैं, मंटू कहते हैं। तो छोटे छोटे है, ये आपको बोलने में सहूलियत होता है। तो ये भी एफेक्शनेट और रूड नेम भी होता है ना। फिर प्रोवाइड द सिंपैथेटिक चेंज इन द पेशेंट्स लाइफ। अब ये देखिए, नाम से भी आपके जीवन में परिवर्तन आता है, नाम से भी जीवन में परिवर्तन आता है। और सफिक्स जो लगाते हैं तो वह भी आपको जीवन में प्रभाव करता है। इसलिए नाम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हम लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद आइए, पेशेंट का एज क्या है। अब तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ सभी जगह पर मिल जाता है, लेकिन पुराने लोगों में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, अंदाज से मिलेगा। और उसके पर्सनैलिटी, पेशेंट का स्टेट ऑफ द पर पता चलता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है एज का। कुछ बीमारी होते हैं जो कि उम्र हो जाने के, जैसे डायबिटीज अक्सर देखा जाता है कि एडल्ट होने के बाद में देखा जाता है। और इन्फ्लुएंजा जो होगा तो आपको बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन अगर डायबिटीज एक बच्चे में हो रहा है तो आपका माइग्मेटिक फैक्टर तो यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है ना, कि ये जो है सो माइग्मेटिक डीप माइग्मा में है, साइकोटिक में हो रहा है। अगर वह समय के साथ चल रहा है तो वह सोरिक माइग्मा में जा रहा है। तो ये आपका एज का भी आपको देता है। अगर कुछ लोग अपने उम्र से ज्यादा नजर आते हैं, है ना, कुछ लोग अपने उम्र से ज्यादा नजर आते हैं, और कुछ लोग अपने उम्र से बहुत छोटे नजर आते हैं। यह भी आपका होता है। एजिंग प्रोसेस जो है तो रिलेशनशिप होता है आपका, उसका संबंध होता है रोग के विकास के साथ में, और मेंटल स्टेट के साथ में। बहुत बहुत लोग, बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर के लाचारी के कारण बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो प्रिकॉसिटी की बात आप देख सकते हैं। और कुछ में चाइल्डिश बिहेवियर बना रहता है कि जो नेव है इनोसेंट हो जाता है। फिर एज रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स एट द फिजिकल स्टेट पर। तो ये मेंटल स्टेट्स भी आपको इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में सेक्स की भी जानकारी होनी चाहिए। ये आप तो देखने से ही पता चल जाएगा कि मेल एंड फीमेल है। लेकिन मैं ये भी आपको सेक्सुअल, आपको देखिएगा, कुछ चेहरा को देख करके
आपको लग रहा है कि लुक्स लाइक ए मैन और वुमेन और लुक्स लाइक ए मेल, ये क्या लग रहा है ना। तो कुछ लोग का चेहरा देखिएगा कि मेल जो है तो फीमेल के जैसा है, और फीमेल जो है तो मेल का। तो आपके रूब्रिक्स भी है वहां के रिकॉर्ड में। मैनिस लुकिंग गर्ल, मैनिस माने मैन के जैसा दिखने वाला लड़का, और फेमिनाइन कैरेक्टर यानी कि महिला के जैसा देखने वाला कैरेक्टर, ये दोनों एज का साथ में देखना, सेक्स के साथ में पता चलता है। फिर मैस्कुलिन कैरेक्टर के देखिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ चेहरे आप पहचान रहे होंगे, मैंने यहाँ पर दिया है। ये आपको इनको देख करके नहीं लग रहा है कि ये, इस दोनों को कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर जो है दो चेहरे, तो ये सबको देखिए आप, बहुत सारे चेहरे आपके पहचाने हुए होंगे। तो इसको देख करके आपको क्या क्या पता चलता है। फिर बर्थ का प्लेस, कहाँ पर जन्म लिया, है ना। अब बर्थ का प्लेस जो है सो लाइफ का इंडिविजुअल है, और बर्थ इंडिकेट करता है कैपेसिटी, कैप्टिविटी ऑफ द यूट्राइन लाइफ। जीवन का जो आपका माँ के गर्भ में जो था, वहां पर माँ कहाँ बिताई, है ना, माँ कहाँ पर बिताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ वातावरण का प्रभाव वहां पर होता है। और फिर गांव में पैदा हुआ, शहर में पैदा हुआ, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, घर के अंदर पैदा हुआ, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। फिर कहाँ पर है, कुछ लोग बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, है ना। सम आर बोर्न एट होम ओनली अंडर द केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, और कम कुछ लोग आपका होम बाय विजिटिंग नर्स के द्वारा होते हैं। और कभी कभी तो कुछ लोग जो है तो काम करते हुए हो जाता है, जैसे कि आपने सीता का जन्म देखे होंगे। सीता का जन्म कहते हैं माता सीता का, वो हल के नोक जब खेत जोता जा रहा था, तो राजा जनक को जब वो एक अति मिला, और उसमें से सीता जी निकल करके आई। लॉर्ड कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ था, तो जेल में हुआ था। तो जेल में हुआ था, और जेल में जाकर के उसको ट्रांसफर किया गया था। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद पता क्या है, करीब करीब हम लोग के पास में दो पता होते हैं। एक प्रेजेंट एड्रेस होता है, एक पास्ट एड्रेस होता है, और एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक नेटिव प्लेस होता है। और कभी कभी कोई आदमी एक जगह से, जैसे नौकरी पेशा आदमी होते हैं, वह बार कई एक बार वह अपना पेशा को बदलते, जगह को बदलते रहते हैं, जगह जगह पर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर पता में नेटिव एड्रेस है, इसे ओरिजिनिटी ऑफ द स्टेट पता चलता है, नेचर सराउंडिंग्स का पता चलता है। प्रेजेंट एड्रेस, ये को देख करके आपका उसका प्रेजेंट नेटिव मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट का जान होता है। अगर फ्रीक्वेंट चेंज किया है तो हो सकता है कि वो वॉन्डरिंग नेचर का आदमी है, या दबाव में वह घूम रहा है, वह ट्रैवलिंग एजेंट का बिजनेस कर रहा है, या बिजनेस में है। तो कंप्लीट एड्रेस होता है रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस प्रोफेशनल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर अगर है, फैक्स नंबर, वेबसाइट एड्रेस इफ है। तो कंप्लीट एड्रेस आपका इस तरह से पूरा होगा। अब आता है रिलीजन, धर्म, है ना। रिलीजन प्लेज ए ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, है ना। हम लोग का जो धर्म है उसका एक पर्सनैलिटी होता है। कहते हैं कि अगर रिलीजन को जानते हैं तो आपके कल्चरल डिफरेंसेस को पहचान करके भी आप रोगी को पहचान सकते हैं, तो सोशल बैकग्राउंड क्या है, और सिम्टम्स को इवेल्युएट करने में मदद करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वह नॉनवेज उसे खाना बहुत पसंद है, तो ये आम बात है, माना जाता है कि वो लोग नॉनवेज बहुत आसानी से खाते हैं। लेकिन वही मुस्लिम वो नॉनवेज अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं करता। मेरे पास में एक रोगी आए थे, और वो कह रहे थे कि मुझे नॉनवेज तो एकदम ही पसंद नहीं है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से एक जो रिलीजन के हिसाब से खाना चाहिए, वह आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग को मीठा बहुत पसंद है, तो कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों के भोजन जो होता है वह मिष्ठान बहुत होता है, मिठाई मंदिर में चढ़ावा आता है, तो मिठाई का बहुत ज्यादा शौकीन हो जाते हैं, मिठाई खाने लगते हैं। तो ये रिलीजन का भी इफेक्ट जो है तो आपके इम्पैक्ट पर पड़ता है, किस रिलीजन का है।
some people are very much attached to the religion, है ना, अपने नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। तो रिलीजियस अफेक्शंस, वन ऑफ दो बातें होती हैं, एक रिलीजियस अफेक्शंस आपका रूब्रिक्स भी है आपके सामने में वहां पर। फिर है सम पीपल हैव, कुछ साधारण सा है लेकिन बहुत ज्यादा व्यवहार रिचुअल्स नहीं करता है। फिर कुछ में रिलीजियस मैनिया होता है, जिसको फैनेटिज्म कहते हैं, रिलीजियस फैनेटिज्म कहते हैं, और हमेशा भगवान की ही बात करता है। तो रिलीजियस और लोगों को कुछ ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करता है रिलीजियस फैनेटिज्म, जो कि कुछ जैसे कि आपको राम मंदिर बनने के लिए कोई कितने लोगों ने आपका जीवन वहां पर दिया था और कार सेवा दिया था। फिर कुछ जिनको कि विश्वास ही नहीं होता है। आज एक पेशेंट आए मेरे पास में, कह रहे थे कि मुझे तो धर्म में विश्वास नहीं है, मैं तो कर्म में विश्वास करता हूँ। ये दोनों अंतर है। तो डिफरेंस इन डिफरेंसेस टू रिलीजन मैटर्स इन जनरल। और क्रिटिसिज्म, कोई आदमी होता है बार बार दूसरे रिलीजन का क्रिटिसाइज करता रहेगा, है ना, अपना तो छोड़ो लेकिन दूसरे का क्रिटिसाइज करता है, और अपने पर्टिकुलर रिलीजन से अगर दूसरे के साथ में भी अच्छा व्यवहार हो तो अलग होता है। फिर इकोनॉमिकल स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोगों के जीवन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिविंग स्टैंडर्ड एंड कंडीशंस का। और पर्सन्स बिलोंगिंग टू वेरियस लो, उनका खान पान अलग होगा, मनी मैटर्स अलग होगा। जो एक बहुत ही गरीब तबके का लोग है तो उसके लिए एक एक पैसे का, एक एक पैसे का महत्व होता है। कुछ बच्चे आते हैं जो कि अमीर घर में पैदा हुए हैं तो उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। ये आपका इकोनॉमिकल स्टेटस का बहुत तो कुछ केयरिंग पैसे के मामले में होते हैं। तो रूब्रिक से आपको मिलेगा वहां पर एक्स्ट्रा वेगेंट, अगर बहुत खर्च करना होगा। और एक होता है माइजर, माइजर माने कि कंजूसी के साथ में। लेकिन वो जो गरीब आदमी है एक एक पैसे को ध्यान रखता है, वह गरीब नहीं है, वह इकोनॉमिकल है, वह बचा करके चलना चाहता है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहता है। तो इसको क्वेश्चंस क्या करेंगे आप इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए? क्या वह डिपेंडेंट है अपने गार्जियन या पेरेंट्स पर, और उसका कैसे उसका लालन पालन हुआ, एंड हिज अर्निंग, उसका कमाई कितना है बिजनेस में, है ना, और उसका सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने इसमें, है ना, क्या और भी पैसा कमाना चाहता है लाइफ में, और अपना जीवन के प्लान करने के लिए क्या करना चाहता है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोशल स्टेटस, समाज में उसका क्या स्थान है ना। सोशल स्टेटस होता है कंसर्न बाय द पोजीशंस एंड सोसाइटी टू मेक एफर्ट्स। कुछ लीडर हैं तो उनका बिहेवियर अलग होगा, कुछ डॉक्टर हैं उनका बिहेवियर अलग होगा, कुछ इंजीनियर हैं उनका बिहेवियर अलग होगा, एक साधारण खेतीहर है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। तो जॉब एंड ऑक्यूपेशन को जान करके भी आप उसके सोशल स्टेटस के आधार पर आप उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोशल स्टेटस के लिए आपका क्या क्या सवाल करने चाहिए? आपका सोशल नेचर, काम का नेचर क्या है? जैसे कोई ऑफिस में काम करने का, सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले आ रहे हैं तो उनका आप बोलेंगे क्या काम करते हैं, तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो दिन भर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। तो इसका वर्किंग नेचर है, उनका हैबिट कैसा है? तो हम लोग रूब्रिक्स देखिएगा तो सेडेंट्री हैबिट्स, वो बैठे रहने का काम है। जो लोग खेत मजदूर का काम करते हैं तो काफी इंडस्ट्रियस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, दिन भर दिन रात लगे रहते हैं, वह काफी इंडस्ट्रियस नेचर के होते हैं, है ना। कुछ महिला जो है तो घर का देखभाल में पूरा समय लगाती हैं, तो वो उनका ये है। और एक होता है कि प्रेजेंट अपने स्टेटस से वह सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उसमें परिवर्तन चाहता है कि नहीं चाहता। फिर आप पति पत्नी का संबंध, अक्सर ये समाज में देखा जाता है, बाहर से दिखने पर तो दिखलाई नहीं पड़ता है लेकिन अंदर से कुछ लोगों का बहुत होता है। लव मैरिज हुआ था, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था, बाद में चल करके तनावपूर्ण हो गया, किसी अपने इन लॉज के कारण या किसी कारण से
फिर दोनों का जीवन जो है तो एक तनावपूर्ण में, तो स्ट्रेंज्ड रूब्रिक्स है आपका, तनावग्रस्त, है ना। तो तनावग्रस्त, या पति को पत्नी से, पत्नी को पति से पसंद नहीं है, तो एवर्सन टू द हस्बैंड, एवर्सन टू द वाइफ, ये आपको रूब्रिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आता है लिविंग रिलेशंस विथ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ। हम लोग मनुष्य जाति में जन्म लेने के कारण हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम लोग सोशल एनिमल होने के कारण सोसाइटी चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन ये कस्टमरी होता है, और एक होता है कि हम लोग साथ साथ रहें, ये एक तो है। लेकिन एक रिलेशनशिप आजकल ऐसे है कि शादीशुदा एक साथ रहते हैं। अब कुछ लोग शादीशुदा नहीं हैं तो वह भी एक साथ रह रहे हैं, कहते हैं कि लिविंग इन रिलेशनशिप, ये कहला रहा। तो ये भी एक समाज हम लोग के सामने में डेवलप हो रहा है। अरे आप लोग दोनों को ही साथ रह रहे हो तो दोनों फिर शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तो नहीं, हमारी मर्जी नहीं है, जब तक साथ मन निभेगा तो साथ साथ रहेंगे, नहीं निभेगा तो नहीं साथ करेंगे। तो ना डाइवोर्स का चक्कर आएगा ना इसका चक्कर आएगा। तो ये ऐसे भी बात हम लोग के सामने होता है। तो इंडिविजुअल लिविंग स्टाइल कैसा होगा, बच्चे का अलग होगा, एडोलेसेंस एज का अलग होगा, एडल्ट का जो कि मैरिड नहीं है उनका होगा, डिसअपॉइंटेड विद द मैरिज का अलग होगा, प्री मार्शियल रिलेशनशिप, शादी के पहले कोई ऐसा शारीरिक संबंध था कि नहीं, मैरिड लाइफ के बाद में कैसा है, डाइवर्स हुआ तो रीजन क्या है उसको, तो किस एज में हुआ था, दोबारा उसने शादी किया कि नहीं, फिर मैरिज में का चेंज भी हुआ कि नहीं, और लिविंग इन रिलेशन नॉट मैरिड, है ना। फिर स्केयर्ड ऑफ मैरिज, एक आपको डर लगता है शादी से, है ना। तो एक रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर, और यह सारे आइडिया आपको मैं रिपोर्टरी के आधार पर भी बोल रहा हूँ। तो ये ऑब्वियस विद द आइडिया ऑफ द मैरिज, है ना। डरते हैं शादी कर लेंगे तो मुझे जवाबदेही आ जाएगा, शादी कर लेंगे तो मेरा, कुछ यंग लड़के लोग आते हैं तो कहते हैं कि शादी करेंगे तो मेरा सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डर रहे हैं कि मेरा सेक्सुअल ऑर्गन जो है तो सही नहीं है, काफी उन्होंने मास्टरबेट किया था, काफी ये किया था, तो उसे वो डर रहे होते हैं। तो उनके भी हमें काउंसलिंग करने में आपको मदद मिलता है। और फिर मैरिज का स्टेटस है चॉइस ऑफ हिज, अपने चॉइस से, या सेटल होने के बाद में, या लव मैरिज हुआ था, अरेंज बाय द फैमिली मेंबर्स, अरेंज बाय द सोशल सेटअप भी होता है, और कुछ लोगों का बचपन में ही शादी हो जाता है। तो ये सारी चीज स्टेटस जो है तो इम्पोर्टेंट है। अब आपको आइए खाने का हैबिट, है ना। सर्वाइवल डायरेक्टली रिलेटेड है हम लोगों के खाने से, और बहुत सारे फैक्टर्स है इसको खाने का हैबिट। अब कहते हैं फूड दैट मेक्स द पीपल फ्रॉम द हैबिट, कुछ खाने हैं फूड का हैबिट, उससे आपका उसका प्रभाव जो है हैबिट बनता है शिक्षा से, इकोनॉमिकल स्टेटस से, सोशल स्टेटस से, फैमिली बैकग्राउंड से, वैल्यू पर, अपना हेल्थ से, टेक्नोलॉजी के कारण, रिलीजन के कारण जो खाना मिल रहा है उसको, ऑथेंटिसिटी, है ना। तो ये सारे चीजों का जो मिश्रण है वह फूड हैबिट्स बनाता है, और डिजायर एंड एवर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसे पूछेंगे खाने में मीठा कैसा लगेगा तो कह देगा कि मीठा पसंद नहीं है। लेकिन जब आप उसे गौर से देखेंगे तो कहता है कि उसे डॉक्टर ने मना कर दिया, उसके बाद में वह मीठा खाना नहीं खा रहा है, तो ये उसका लिए डिजायर तो है लेकिन वह खाना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। फूड कंजम्पशन बिहेवियर, ये भी तीन, पहले तो तीन है, इन्वायरमेंट के कारण, है ना, पर्सन रिलेटेड फैक्टर अपने शरीर के कारण, और खाने का सामान। तो उसमें आता है आपको फिजिकल, केमिकल और न्यूट्रिएंट्स, फिर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, मार्केटिंग, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजी। तो ये चक्र जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फूड कंजम्पशन बिहेवियर के लिए। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग हमेशा चावल खाना पसंद करते हैं, पंजाब के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। तो ये हम लोगों का क्या कहते हैं, कौन सा खाना है, ये आपका हैबिचुअल फूड है आपका, ये था
तो ये हैबिट जो है, फूड का हैबिट है, वो किस पर डिपेंड करता है? हिज प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, कहाँ रह रहा है, उसके धर्म के आधार पर भी होता है, उसके सोशल स्टेटस भी होता है, उसके नेचर ऑफ द जॉब के कारण भी होता है, उसके मेंटल स्टेट्स के कारण भी होता है, और उसके फिजिकल मेकअप के कारण होता है। तो ये फूड इसके कारण भी आपको हैबिचुएटेड फूड का बनता है। फूड आइटम्स क्या होता है? स्टैपल फूड कहते हैं। स्टैपल फूड जो कि मेन कोर्स होता है, जैसे आप रोटी खाने वाले हैं, चावल खाने वाले हैं, ये रूटीन आइटम है। आप दिन में चावल खाते हैं, रात में रोटी खाते हैं, ये आपका ये है, तो ये स्टैपल फूड कहलाया। इसमें चॉइस की बात नहीं होती, ये खाते ही खाते हैं मेन कोर्स में। हाँ, उसके बाद में मेन कोर्स के अलावा आप टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए सब्जी लेते हैं, चटनी लेते हैं, अचार लेते हैं, फिर डेजर्ट्स लेते हैं, मीठा खाने के लिए स्वीट्स लेते हैं, और कुछ हेल्थ कॉन्शियस फूड भी लेते हैं। हेल्थ कॉन्शियस फूड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सलाद है, फल है, जिससे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड का आइटम बढ़े। अब कैसे खाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टिंक्ट लाइक की, डिस्टिंक्ट डिसलाइक, पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, एकदम नफरत है, और एग्रवेट्स करता है, और फूड जो है सो एमोलेट करता है, सेंसिटिव होता है, उससे कुछ आराम होता है ना। अब डायबिटीज पेशेंट को मैंने एक बात बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मीठा खाते हैं तो मेरा शुगर घट जाता है। वो डायबिटिक पेशेंट है, डॉक्टर मना कर दिया, क्या हमें वहां मना करना चाहिए? वहाँ मेरे तो नहीं लगता है कि उसके मना करना चाहिए, उसे वहां पर हम लोगों को खाने देना चाहिए। एक जॉन्डिस के पेशेंट को लोग मना कर देते हैं कि घी तेल का सामान मत खाओ। मैंने उसको पूछा कि घी तेल, डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमको अगर घी मिल जाता तो मेरा खाने का स्वाद। मैंने उनको उस पेशेंट को थोड़ा सा घी खाने के लिए अलाउ कर दिया, उसका कंडीशन जो है सो बहुत जल्दी ठीक हो गया। फिर उसका जॉब क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है? पेशेंट कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट फ्रॉम वेरियस नेचर्स ऑफ एक्टिविटी, अवेयरनेस, और उसको जान करके भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। उसका प्रोफेशन क्या है, कितनी एज पर उन्होंने ज्वाइन किया था, उसका सर्विस है, डिलीवरी सर्विस है, बिजनेस है, फिजिकल एक्टिविटी है, कितना वह अपने आप में उसमें जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्वेश्चंस करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्हाट इज द, फिर सीरियसनेस अबाउट हिज, अपने प्रोफेशन के प्रति कितना जिम्मेदार है, और टेकिंग ऑक्यूपेशन कैजुअली लेता है या अपने को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। फिर उसके लिए और देखने के लिए वो लेजीनेस ड्यूरिंग वर्क है, ऑक्यूपेशन का। काम करता है तो बड़ा धीरे धीरे करता है, काम करने से कतराता है, लोथिंग एट वर्क होगा। इंडिफरेंसेस, काम करने के प्रति उसका उदासीनता है, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। अपने हमेशा अपने ऑक्यूपेशन के विषय में सोचता है, जिससे कि उसको कष्ट होता रहता है अपने काम करने में। एक काम को जो सब जितना समय करना चाहिए उससे ज्यादा समय लेता है। हिज एक्टिविटी विद एक्ट, और डिस्परेट ऑफ गेटिंग जॉब, कुछ लोग को तो नौकरी ही नहीं होती है, और उस नौकरी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वह बार बार उस नौकरी के तलाश में भटकते रहते हैं। और कुछ लोगों का जहाँ काम करते हैं वहां पर बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशन होता है, कुछ लोगों का तो कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है। फिर इसमें रहता है एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग इन ऑफिस में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई दुकान में काम कर रहा है, या इंडिविजुअल है। केयर है, वह कोर्स थ्रू द लाइफ। प्रोफेशन है, वह वोकेशन है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग लिया है, इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, उसके लिए उसका जॉब जो है तो पेमेंट के उसके हिसाब से मिल रहा है कि नहीं। और वोकेशन उसका स्पेशली ड्रॉन है। मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन है तो उसका कैसा है, बिजनेस फाइनेंस का होगा तो उसका अलग होगा, और कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का ऑपरेशंस करने का एक अलग जॉब होगा। तो फिर आर्किटेक्ट इंजीनियर का अलग होता है। फिजिकल लाइफ फिजिकल सोशल साइंस ऑक्यूपेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी एंड लीगल ऑक्यूपेशन। इससे क्या चीज पर रिलेटेड है? ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लाइब्रेरी ऑक्यूपेशन, आर्ट, डिजाइन, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मीडिया ऑक्यूपेशन, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, जैसे आप डॉक्टर हो, टेक्निकल ऑक्यूपेशन,
हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम, नर्सेस एंड ये लोग, प्रोटेक्टिव सर्विस जो आपके साथ में है, फूड प्रिपरेशन सर्विस है जो कि बेकरी वगैरह में काम करते हैं, फिर बिल्डिंग एंड ग्राउंड क्लीनिंग मेंटेनेंस वाले होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये सारी चीज होते हैं। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, फार्मिंग है, मछली पकड़ना है, जंगलों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और प्रोडक्शन ऑक्यूपेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का है, मिलिट्री सबका है। तो इसे हम लोग को इतने सारे जानों से हम लोगों को लगा कि इंट्रोडक्शन जो है तो आधा से ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा, आधा से ज्यादा, आधा क्या 75% केस टेकिंग जो है सो आपको इंट्रोडक्शन में ही है, 25% ही केस टेकिंग को आपको के साथ में पूछना पड़ेगा। तो इसके साथ में मेरा ये आज का सेशन समाप्त करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बताने समझाने का कोशिश किया, और जो आज का विषय था केस टेकिंग उसी के संबंध में मैंने इसको शेयर किया था। तो इसके साथ में आज का मैं अपना पीपीटी को क्लोज करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को इस पर कुछ चर्चा भी हो सकता है। तो नेहा जी आप बताइए कुछ, हम लोग के स्पीकर ज्वाइन किए कि नहीं? सर हाँ, स्पीकर में बीच बीच में देख ज्वाइन किए कि नहीं? इशू रहा होगा या जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। ओके ठीक है। हाँ हम जी, लोग पर हम लोगों आपने ने सर तो बहुत हाँ, बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज जो आपने बताया कि किस तरह से हमें हाव भाव और उन चीजों को समझ के हमें केस लेना है। जैसे ही पेशेंट एंटर करता है क्लिनिक में वहीं से केस टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछना या फिर उससे कुछ सवाल करना या वो कुछ जब बोल रहा है तभी केस टेकिंग है। हमें हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो जैसे ही पेशेंट क्लिनिक में एंटर कर रहा है वहां से शुरू हो जानी चाहिए, और अलग अलग टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया कि जॉब प्रोफाइल्स में और जो एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से आपने स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट किया सर। सर आपकी तरफ से कुछ प्रैक्टिकल इनपुट्स जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं सर वो बताइए। प्रैक्टिकल इनपुट्स, मैं तो यही जो अपने प्रैक्टिकल इनपुट्स करता हूँ उसी को मैंने आपको आज बताया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ जी केस सर। टेकिंग जो है तो कहते हैं कि एक सीधा लकीर नहीं चलता है। सीधा लकीर मतलब कि हाँ एक जी लाइन सर। पर आप चलना चाहिएगा, वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। आप में अगर रिजिडिटी होगी तो आप कभी भी सक्सेसफुल केस टेकिंग नहीं कर सकते हैं। और रोगी को जानने के लिए आपके अंदर में बिल्कुल बदलाव की क्षमता होनी चाहिए, पेशेंस जरूर से होना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए पेशेंट के बातों को सुनने के लिए। कुछ पेशेंट बोलते ही नहीं है, है ना, रूब्रिक्स मिलता है हम लोगों को, नहीं बोलते हैं तो क्या उसका लक्षण नहीं बनेगा, वो लक्षण बन जाता है। हम लोग क्या रूब्रिक्स है आपको, टैसिटर्निटी। कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि आपको बोलने ही नहीं देते हैं, यस सर। है ना, आपको बोलने ही नहीं देते हैं। तो उसका क्या होता है, हाँ जी सर। टॉकेटिव हो गया, लोकेसिटी हो गया, बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। और कुछ लोगों को आपकी बातें समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन गैप होता है, तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड होता है। या तो आपको कंफ्यूजन माइंड होगा या उसको कंफ्यूजन है। बिल्कुल आपने सर। पूछा मीठा कैसा लगता है ना, कहते हैं डॉक्टर साहब मीठा तो मैं नहीं खाता हूँ। आपने नोट कर लिया कि मीठा नहीं खाता हूँ। अब बताइए वो मीठा नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता है आपने पूछा? नहीं, कभी नहीं पूछा। तो अब मीठा खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, कि नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं, कारण क्या है? तो हमेशा उसको एसोसिएट करने का जरूरत है कि कारण के साथ में उसको जोड़िए, कारण के साथ में उसको देखने का कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपको उसको समझ में आने लगेगा। और कारण है कि कई एक सर्कमस्टांसेस है, कई एक सिचुएशंस है जिसके कारण लोग नहीं खाते हैं और खाते हैं। कुछ कंपल्सन है, नहीं खाना है लेकिन खाते हैं, और कुछ नहीं खाना है लेकिन खाने की इच्छा बनी रहती है। बच्चे लोगों को बार बार चॉकलेट खाने की इच्छा होती है ना, चॉकलेट उनके लिए बड़ा प्रिय होता है।
तो मैं और उसके माता पिता हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये खाली चॉकलेट खाना चाहता है। मैं कहता हूँ कि तो खाने दीजिए ना, चॉकलेट खाता है उसको। तो मैं उससे पूछता हूँ बच्चे को, मैं एक बच्चे से आया, कहा कि तुम कितने चॉकलेट है। मैं अपने क्लिनिक में चॉकलेट रखा हुआ था, मैंने तुरंत उसको एक चॉकलेट दिया और चॉकलेट लेकर के बड़ा खुश हो गया। मैं बोला कि तुमको मम्मी से मैं बोल देता हूँ कि तुमको डेली एक चॉकलेट मिले। बड़ा खुश हो गया। अब खुश हो जाने से क्या मिला मुझे, मुझे वहां पर उसका व्यवहार मिल गया। अब वह हम उससे नाइस। जो क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा ना। तो ये स्ट्रेटेजिक है, रणनीति है ना। रण, साम दाम दंड भेद, ये हम लोगों का रणनीति बनता है, जो कि केस टेकिंग के साथ में जोड़ना चाहिए। और इसको अगर आप रणनीति नहीं अपनाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी लकीर पर चलने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी सक्सेसफुल केस टेकिंग में नहीं हो सकते हैं। और केस टेकिंग एक बहुत ही फ्लेक्सिबल आर्ट है, फ्लेक्सिबल कहते हैं कला है ना। मैं आप केस टेकिंग कॉलेज में हम लोग पढ़ा देते हैं, बच्चों को रटा देते हैं, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना वैसे लिखना। अब इस लिखने से अगर आप क्लिनिक में व्यवहार कर सके तो मैं तो नहीं लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए कोई भी नए स्टूडेंट्स होता है आते हैं, तो मैं कहा कि केस टेकिंग का अध्ययन तो ऐसे नहीं होगा, क्लासरूम से नहीं होगा, तुमको चलो ओपीडी में देखना है। तो मैं उसे जा करके मैं बोलता हूँ। अब मैं एक कॉलेज गया था, बड़ौदा में एक कॉलेज था, वहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे को वहाँ पर ओपीडी में खड़े थे। तो मैंने सवाल किया कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको कि अपने क्लास में रहना चाहिए, यहाँ पर आपने उनको यहाँ पर ओपीडी में क्यों रखा है। तो डॉक्टर साहब इनको हम लोगों ने क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहे हैं। मैं बोला डिटेल्स में समझाइए क्लिनिकल एक्सपोजर का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर क्या सवाल कर रहा है, रोगी से कैसे पूछ रहा है, वो कुछ नहीं, हस्तक्षेप नहीं करता है। वो रोगी के डॉक्टर के पीछे खड़ा रहता है और डॉक्टर जो सवाल कर रहा है उसको जानने का कोशिश करता है, अध्ययन करने का कोशिश करता है और उसको समझने का। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग केस टेकिंग कहते हैं उसी दिन से शुरू हो जाता है जब आप मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। केस टेकिंग उसी दिन से शुरू हो जाएगा जब आप मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। और ये मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद में आपका क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू हो जाता है। और जिस बच्चे को केस टेकिंग में एक्सपोजर नहीं हुआ, कभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो इंटर्नशिप के दौरान में कम से कम तो 200-300 रोगी को देखना चाहिए। मैं एनआईएच में गया, एनआईएच में डेली 5,000 रोगी आते हैं। 5,000 रोगी से 5,000 से नीचे कम नहीं रहता। सुबह से शाम तक माइक से रोगी को चिल्लाया जाता है, बुलाया जाता है कि आप आओ, फलना नंबर आया, फलना नंबर आया, और पेशेंट आते हैं। और हर एक जहाँ ओपीडी है, कई एक ओपीडी बने हुए हैं, हर एक ओपीडी में डॉक्टर लोग उसमें बैठे हैं और साथ में इंटर्निस्ट है। अब एक वहां पर इंटर्निस्ट बैठा है, वो क्या कर रहा है, वह केस टेकिंग कर रहा है। तो 1 साल तक अगर आपका रेगुलर इतने सारे रोगी को देखिएगा, तो जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आइएगा तो आपका जो क्लिनिकल अप्रोच कितना अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि केस टेकिंग का जो अध्ययन है वह क्लासरूम से नहीं, केस टेकिंग का अध्ययन जो है तो ओपीडी में होता है, क्लिनिक में होता है। और मैं देखा कि मेरे साथ में जो बच्चे मेरे क्लिनिक में रहे, काम किए, और जो फर्स्ट डे से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में आते रहे जाते रहे, तो फर्स्ट डे से वो मैंने उनको केस टेकिंग एक मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, जब वो मेरे पास में आए तो मैं उनको केस टेकिंग में लगा दिया। वो गए, एक केस टेकिंग करके ले आए एक बच्चे का, एक पेशेंट का। जब लाने के बाद में जब मैं पूछा कि तुमको पता है कि ये किस चीज का रोगी है, डॉक्टर साहब नहीं पता है। बोले मेरे को बताया कि ये एड्स का पेशेंट है, और शायद उसके जीवन का एड्स का पहला रोगी वह था। अब उसको देख करके जब उसने नाम सुना तो वह डर गया। मैं बोला कि डरते क्यों हो, तुम तो बड़ा आसानी से केस टेकिंग कर लिए। और यही अगर भाव से रोग के नाम से डर जाओगे तो केस टेकिंग नहीं हो सकता है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में केस टेकिंग करने के लिए आपको उसके साथ में बर्ताव करना पड़ेगा और उसके साथ में व्यवहार करना पड़ेगा। रोग के नाम तो भूल जाइए। अगर आपको पता चल गया कि कैंसर है तो क्या कैंसर का आप इलाज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेंगे। कोई मरने वाला है उसका इलाज कर सकेंगे?
कह देंगे नहीं नहीं मेरे पास से चले जाओ। एक केस की बात मैं कर रहा हूँ। एक जो कहते हैं कुत्ते काटने के बाद में हाइड्रोफोबिया का केस आता है, तो एक पटना के बहुत सीनियर डॉक्टर के पास में उसको ले गया था, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास में। उन्होंने कहा ना ना बाबा, ना ना भाई, इसको ले जाओ ले जाओ, ये हमसे नहीं होगा। चला गया। रास्ते में मेरा क्लिनिक पड़ा और उसने देखा कि चलो इस डॉक्टर से पूछ लेते हैं। तो मैं बैठा देखा और उसका अध्ययन किया। तब तक ले मैंने अपने स्टाफ से मैं अपने पीने के लिए पानी मांगा। पानी का नाम सुनते ही वो भयंकर रूप से वायलेंट हो गया। मेरे को तो लक्षण मिल गया वहां पर, और फियर ऑफ वाटर। और उसे जानते हैं, हमने उसे हाइड्रोफोबिनम 0/3 पोटेंसी में दिया। चला गया घर, और जाने के बाद में जब वह कुछ दिन मैं बोला कि 1 सप्ताह के बाद बताना, नहीं आया। मैं सोचा कि मर गया होगा और रोगी के जैसा। लेकिन करीब करीब 1 महीने के बाद में वह रोगी आया, और आने के बाद में उस हाइड्रोफोबिनम से 1 महीने के बाद में उसका जीवन में बदल आ गया था। मैं उसको पहचाना नहीं कि वही आदमी है जिसको कि टांग करके लाया गया था, और ये है। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है केस टेकिंग का, है ना। एक बच्चा का जो भी मैं जिक्र करता हूँ, वो भी एक्यूट केस में वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है जैसे बच्चे को बिहेवियर। एक बच्चे को लेकर के डायरिया के लिए एक माँ आई। बच्चा बड़ा रोज से चिल्लाया जा रहा है, और चुप नहीं हो रहा है। पूरे क्लिनिक में हंगामा मचा हुआ था। जब उसकी बारी आई मेरे क्लिनिक में आने का, तो मेरे पास में आया और मैंने उसे सवाल किया। मैंने कुछ सवाल नहीं किया। देखा कि वो बच्चा जो है सब अपने मुंह में उंगली ठूसे हुए है और चिल्ला रहा है। अब मेरे को मिल गया। मैंने खाली पूछा कि इसको प्यास कैसा है। तो डॉक्टर साहब, ये सादा पानी नहीं पीता, जब तक कि मीठा नहीं मिला देते तब तक पानी नहीं मिलता। मुझे लक्षण मिल गया। मैंने पूछा कि स्टूल कैसा होता है, तो बोला कि इसका वाइटिश स्टूल हो गया। और वो बच्चे को लेकर के माँ बार बार इधर से घूम रही थी। तो कैरेट डिजायर, 4 लक्षण तो हमको मिल गए ना, बिना पूछताछ के। ये 4 लक्षण हमें मिल गए, और उसके आधार पर मुझे को दवा मिल गया कैलकेरिया कार्बोनिका। और कैलकेरिया कार्बोनिका दे करके दूसरे दिन से ही उसका ये डायरिया ठीक हो गया, जो कि महीनों से वह ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि 8:30 हो गया है, समय पूरा हो गया है। तो नेहा जी, मैं तो एडमिट यहाँ का ये होने के नाते आपको कहूँगा कि अब सेशन को समाप्त कर दीजिए, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं खुद ही डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहता हूँ।